दोपहर का समय था, छुट्टी का दिन था। मुझे खबर आई कि कलेक्टर कॉल आपको अपने बंगले में बुला रहे हैं। तो मैं गया। मुझे ये भी लगा कि कहीं गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने की बात चल रही थी, हवा में तैर रही थी, अफवाहों में तो आ रही थी। मैं पत्रकार था तो कहीं सुनाई भी पड़ता था। मैं बैठा। तुमने कहा कि आपको गिरफ्तार करने के लिए भोपाल से दबाव है, सबसे बड़ा दबाव है, आप इशारा समझ लो। तो मैंने कहा साहब मैं क्या करूं? बोले नहीं, हमने उनसे कह दिया कि साहब हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पे दबाव बहुत है। तो फिर हमने कह दिया कि अच्छा हम कनक तिवारी को ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं, पता करते हैं वो कहाँ हैं, और हम कुछ ना कुछ करेंगे, आपकी बात को मानने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ बुलाया है। उनसे पूछा तुम कनक तिवारी को जानते हो? तो इसके वर्मा ने कहा जी सर जानता हूँ। तुमने कनक तिवारी को कई दिन से देखा है? फौरन जवाब दिया नहीं सर बिल्कुल नहीं देखा है। बोले तुम कोर्ट जाते हो? जी सर जाता हूँ। वहाँ कनक तिवारी को देखते हो? नहीं सर बिल्कुल नहीं देखता हूँ। लोगों से पूछते हो कि वो कहाँ है? हाँ साहब पूछता हूँ। तो लोग क्या बताते हैं? लोग कहते हैं साहब पता नहीं कहाँ है, हड़ताल में कहीं है, पता नहीं कहाँ है। बोले तुम बहुत होशियार ऑफिसर हो, तुमको ये अब करना है, कुछ दिनों तक के कनक तिवारी तुमको दिख जाए अगर कचहरी में तो तुम मुंह छिपा के भाग जाना, सामने मत आना। तुम्हें कुछ दिन यही करना है। फिर क्या करोगे? बोले सर डायरी में रोज लिखूंगा कि मैं उनको खोजने जाता हूँ, मिलते नहीं। सुशील चंद्र वर्मा ने देखा कि उनके भतीजे के साथ तथाकथित प्रेसिडेंट आया हुआ है। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उन्होंने मेरा नाश्ता कराया, बहुत प्यार से बात की। थोड़ी देर बाद अपने तेवर सख्त की और बोले सुनो, तुम किसके कहने से, किसके बहकाने पर यहाँ आए मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और तुम कलेक्टर को आंदोलन करने की धमकी मत दो, हड़ताल करने की धमकी मत दो, पुलिस के रास्ते में आने की कोशिश मत करना, इतने डंडे पड़ेंगे कि होश बिगड़ जाएंगे। मेरा नंबर आया। मैंने खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य कहा कि मैं राजनांदगांव का हूं, और मेरे शहर राजनांदगांव में मेरे बचपन में मेरे मोहल्ले का दादा एक गुजराती था। इतनी हंसी उड़ी कि प्रशांत मेहता के कारण उनकी तरफ मैंने उंगली दिखाई, खूब तालियां बजी और मुझको प्रथम पुरस्कार दिया गया कि सबसे बड़ा झूठ आपने बोला है, गुजराती दादा। लेकिन 2014 में क्या हुआ बताऊं आपको। दोस्तों आज एक नए तरह का वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं। हमारे सामाजिक, प्रशासनिक और पूरे जीवन में एक अधिकारी होता है जिसे हम कलेक्टर कहते हैं। वो जिले के प्रशासन की नब्ज होता है, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। मेरे शुरुआती जीवन में बहुत से कलेक्टरों से दोस्ती रही, जान पहचान रही है। कुछ के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा जो मेरे पिता की पीढ़ी के समय के। इतिहास हर समय केवल बड़े आदमियों का नहीं होता, नेताओं का, सेनापतियों का, धर्माचार्यों का, दुनिया को जीतने वाले सिकंदर जैसे लोगों का। इतिहास उनका भी होता है जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में साधारण मनुष्य को प्रभावित करते हैं। और उनमें से ये एक मैंने चुना है, एक ऐसा महकमा है, ऐसे लोगों का कि आपको सुन के अच्छा लगेगा। हमें इस तरह भी इतिहास को समझना चाहिए और बनाना चाहिए। एक दुखद बात यह हुई कि हाल में हमारे छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जैन समाज के, बल्कि भारत के एक बहुत बड़े राष्ट्र संत का निधन हो गया। उन्होंने संथारा के जरिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। नहीं जाते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन चले गए तो वो पुण्यात्मा थे, हम क्या कह सकते हैं। वे जब डोंगरगढ़ में चातुर्मास कर रहे थे तब मेरे पास एक खबर आई। मेरे एक विद्यार्थी साइंस कॉलेज के छुई खदान में रहते हैं, सुशील जैन उनका नाम है। सुशील ने मुझे बार बार फोन किया कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज आपको याद कर रहे हैं। मैं एक साधारण आदमी जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, और वो देश के सबसे बड़े संत मुझे क्यों याद कर रहे हैं? मैंने कहा सुशील तुम ठीक से बोल रहे हो? बोले सर मैं आपसे झूठ कहूंगा, मैं आपका विद्यार्थी हूं। महाराज जी आपको याद कर रहे हैं, कहते हैं कि जरा कनक तिवारी को लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। खैर इतना प्रलोभन वाला जब निमंत्रण था तो मुझे जाना था। मैं गया, जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैंने पहली बार जीवन में इतने बड़े साधु के साथ करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजारा। जब वो एकाग्र होकर मेरी बातों को सुन रहे थे और अपनी बातें कह रहे थे, मेरे लिए ये अद्भुत अनुभव था। मेरे साथ मेरी पत्नी थी और भिलाई स्टील प्लांट में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम कर रहे
और लेखक मित्र अशोक सिंघई और उनकी पत्नी भी थी। हम सब बैठे रहे और जब महाराज जी ने हमारी तरफ देखा तो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर मुझसे उन्होंने कहा, औलाद छोड़ गए। अब ये अचानक से हमें बात समझ में नहीं आई कि औलाद छोड़ गए का क्या आशय है। अचानक मुझे ख्याल आया कि हरी भूमि नाम के एक अच्छे अखबार में रायपुर में मेरा साप्ताहिक कॉलम छपता है। उसमें एक लेख का शीर्षक था, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। और उसमें मैंने भारतीय कलेक्टरों की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी कि वो किस तरह की हुकूमत करते हैं जनता के साथ। वे अपने आप को तुरंखा क्यों समझते हैं, वो अपने आप को लोक सेवक क्यों नहीं समझते। और उस आलोचना वाले लेख को महाराज जी ने पढ़ा था। बाद में मुझे सुशील जैन ने बताया कि हर शनिवार को जब आपका लेख छपता है तो हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आपका अखबार शनिवार का रख देते हैं और वो आपको पढ़ना पसंद करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी, ये मेरे लिए उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था। इस वजह से मुझे अचानक क्या आया कि हमें कलेक्टरों के संबंध में भी कोई बात कहनी चाहिए। उनके जाने का तो दुख आज भी है, बहुत मर्मस्पर्शी बात थी उनके साथ मिलना और रहना। बहुत देर जब मैं बैठा रहा तो बाहर कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे चले जाने के बाद महाराज जी से उन्होंने कहा, जबकि मैं उनसे कह रहा था, क्या महाराज जी अब मुझे बजाने दीजिए, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं, कई लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप और लोगों से बात कर लीजिए। उन्होंने बहुत ही मर्यादा के साथ, जैसे राष्ट्र संतों की मर्यादा होती है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें जब उठना होगा हम उठ जाएंगे। और बाद में किसी ने मुझसे कहा कि ये एक हाईकोर्ट का वकील आया था, वो आपसे बहुत देर तक बात करता रहा, ऐसी क्या खास बात हुई। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक वाक्य कहा था, उससे बड़ा वाक्य तो मेरे जीवन में किसी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि कनक तिवारी देशभक्त है। ये जब मुझे बताया गया तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे कि इतने बड़े संत ने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है, कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। बहरहाल, मैं जब कलेक्टरों की आपसे बात कर रहा था तो मुझे पिछली पीढ़ी के कलेक्टर की याद आ रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर में आरसी वीपी नरोला नाम के कलेक्टर हुए हैं। वो हमारे पिता की पीढ़ी के थे। वो अद्भुत कलेक्टर थे। बस्तर के गांव गांव में आदिवासियों के साथ उनका इतना घरोबा था, उनकी इतनी आत्मीयता थी, एकात्म हो गए थे कि लोग नरोला को बाहर का आदमी या सरकारी अफसर नहीं समझते थे। आज भी बस्तर में उनके नाम से गांव हैं। परसों बीत गया लेकिन उनकी याद धूमिल नहीं होती। नरोला ने अद्भुत काम किया था। ऐसा कलेक्टर तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में, वो कि उस समय वो सीपी और बराड़ था, बाद में मध्य प्रदेश हुआ और अब छत्तीसगढ़ है, कोई नहीं आया। दूसरा नरोला होना तो शायद अब कुदरत के बस में भी नहीं होगा तो हम नहीं जानते। लेकिन एक दुर्घटना जब हुई बस्तर में, महामारी फैली, इतनी बुरी महामारी फैली कि आदिवासी मरने लगे, उनको बचाना मुश्किल हो गया। तब के बस्तर में अस्पताल ठीक नहीं थे, अस्पताल तो अभी भी नहीं है। कोशिश करते रहे नरोला। उनकी जो जीप गाड़ी का पहिया था वो इतनी तेजी से दौड़ता था जितनी तेजी से उनका दिमाग चलता था। और डॉक्टरों की टीम लेके गांव गांव में, सुदूर गांव में जहां जाना मुश्किल था, वहां जाके लोगों की वो सेवा करते रहे। काम चलता रहा। अचानक इसी बीच उनकी पत्नी बीमार हो गई और वो इतनी गहरी बीमारी में फंस गई उसी तरह महामारी में कि लगने लगा कि शायद वो बचेंगी नहीं। डॉक्टर ने उनको डरा दिया कि वो बहुत गंभीर बीमार है, यहाँ उनका इलाज नहीं हो सकता। अब एक कलेक्टर के सामने दुविधा थी, वही दुविधा जो अर्जुन के सामने थी कि अपने भाई बंदों को मारूं कि नहीं मारूं। और कृष्ण ने बाद में उनको शिक्षा दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। घबराकर कलेक्टर नरोला ने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को नागपुर फोन किया और कहा कि सर, मेरी पत्नी की हालत ऐसी है कि वो बचेंगी नहीं, मुझे डाउट है। अगर बचाना है तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, कम से कम नागपुर मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती करना पड़ेगा। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के इलाके में नागपुर राजधानी होने से नागपुर मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी संस्था थी। रविशंकर शुक्ल ने उनसे पूछा और कहा कि तुम ये बताओ नरोला कि बस्तर में तो कई आदिवासी भी हैं, महामारी के वे भी शिकार हैं, मौत के कगार पर तो वो भी खड़े हैं, ऐसे में तुमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पत्नी के बारे में, पत्नी के लिए मेरा कर्तव्य भी है। तब
चीफ मिनिस्टर ने रविशंकर शुक्ल ने अपने कलेक्टर से कहा, ये बताओ कि नागपुर से जगदलपुर पहुंचने में हवाई जहाज में कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा, घंटे 1.5 घंटे तो कम से कम लगेंगे। तो शुक्ल ने आदेश दिया कि ठीक 2 घंटे बाद अपनी पत्नी को डॉक्टरों के साथ जगदलपुर के एयरपोर्ट में लेके आओ और मैं यहाँ से हवाई जहाज भेज रहा हूँ, हम उनको नागपुर में उनका इलाज कराएंगे। 2 घंटे बाद जब हवाई जहाज वहाँ पहुँचा तो उसमें से वित्त सचिव मोने उतरे। उन्हें कुछ नहीं बताया गया था। तो उन्होंने कलेक्टर से पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी को आप नागपुर ले जाइए, यही आपका आज काम है। कहे, याद रखिए मित्रों, जब श्रीमती नरोना सरकारी हवाई जहाज में गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर जगदलपुर से नागपुर एयरपोर्ट पहुंची तो उनकी अगवानी करने के लिए रविशंकर शुक्ल खड़े थे और उन्होंने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें किसी भी हालत में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो अपने पति से कह दो कि वो आदिवासियों की फिक्र करे, मैं तुम्हारी फिक्र करूँगा। और उन्होंने फिक्र की, अपने वचन का पालन किया। कितने चीफ मिनिस्टर आजकल होते हैं, कितने कलेक्टर इस तरह होते हैं। नरोना के बाद तो केवल एक अपवाद ब्रह्मदेव शर्मा का मुझे मालूम है, जो बस्तर के आदिवासियों की सेवा के लिए मर खप गए। उन्होंने इतना काम किया हर तरह से, कलेक्ट्री के बाद भी, भारत जन आंदोलन के जरिए भी, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तमाम किताबें लिखकर आंदोलन किए, सड़क आंदोलन किए। उनको तो जगदलपुर में निहित स्वार्थियों ने निर्वस्त्र भी किया, उनका अपमान भी किया, उनके साथ मारपीट हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन एक दूसरे कलेक्टर, मैं उनको आपकी तरफ से याद करना चाहता हूँ, ऐसा भी उनके साथ हुआ। एक घटना हुई थी उसके बाद में, मैं 1961-62 के सत्र में साइंस कॉलेज रायपुर का स्टूडेंट था। वहाँ मैं यूनियन का अध्यक्ष चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। अब 20 साल के लड़के को यूनियन का प्रेसिडेंट अगर बना दो तो 7वें आसमान पे होता है। वो उम्र मेरी गुजर गई, ऐसी थी पहले। विद्या भास्कर शुक्ल नाम के वहाँ प्राचार्य थे। वैसे तो वो रामकृष्ण मिशन से, विवेकानंद से जुड़े हुए थे, आश्रम से, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये बात दिमाग में आ गई। साइंस कॉलेज कैंपस में ईसाइयों की एक कब्रगाह है, उनकी कुछ कब्रें वहाँ बनी हैं, वो चारों तरफ से घिरी हुई हैं। साल में कभी 1 आध बार या 2 बार वे वहाँ दिए जलाने, अगरबत्ती जलाने, प्रार्थना करने वहाँ इकट्ठा होते हैं और कोई और कुछ नहीं करते। हमारे प्रिंसिपल को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा, साइंस कॉलेज कैंपस में ये सब नहीं चलेगा। मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था तो मुझे बहकाया। वैसे तो मैं स्कूल के ज़माने से सेकुलर रहा हूँ, मेरा धर्मों के झगड़े में कभी विश्वास तब भी नहीं था, आज भी नहीं। लेकिन कुछ दोस्तों ने चने के झाड़ पर चढ़ाया, प्रिंसिपल साहब ने भी चढ़ाया, तो मैं ताव में आ गया। और उस समय के जो कलेक्टर थे सुशील चंद्र वर्मा रायपुर के, उनका भतीजा मेरा मित्र था, साइंस कॉलेज में मुझसे जूनियर था। मैं उसके साथ उनके घर चला गया, कलेक्टर के बंगले चला गया और वहाँ जाकर अपने प्रेसिडेंटी के तेवर में बोलने लगा कि सर ये सब नहीं चलेगा, हम अपने कॉलेज में इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशील चंद्र वर्मा ने देखा कि उनके भतीजे के साथ तथाकथित प्रेसिडेंट आया हुआ है। उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उन्होंने मेरा नाश्ता कराया, बहुत प्यार से बात की। थोड़ी देर बाद अपने तेवर सख्त की और बोले, सुनो, तुम किसके कहने से, किसके बहकाने पर यहाँ आए मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और तुम कलेक्टर को आंदोलन करने की धमकी मत दो, हड़ताल करने की धमकी मत दो, पुलिस के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। इतने डंडे पड़ेंगे कि होश बिगड़ जाएंगे, भूल जाओगे पढ़ना लिखना। नौजवान बच्चे हो, अपना भविष्य बनाने आए हो, अपना काम करो। इस तरह के झगड़े में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत गलत किया। इतनी डांट पड़ी कि मैं चुपचाप अपना चेहरा, लटका हुआ चेहरा, जैसे कोई सेना में सैनिक हार जाता है तो छिप के आता है, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता, उस तरह से मैं आया और अपने कॉलेज में चुपचाप आके बैठ गया। तब ऐसा लगा कि मुझसे गलती हुई है। वही सुशील चंद्र वर्मा, कलेक्टर सुशील चंद्र वर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में भोपाल से 4 बार निर्वाचित हुए। इस तरह के कलेक्टर जो प्रशासन करना जानते थे, नियम के पाबंद थे, सख्ती भी थी, नरमी भी थी, उनमें प्यार करने की कुव्वत भी थी, उनमें झड़कने की भी ताकत थी। मैं उस कलेक्टर से पहली बार मिला जब मुझे लगा कि कलेक्टर क्या होता है। मैं जब अध्यापक हो गया
तब एक दिन मैंने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम में भाषण दिया था, और वो उत्तेजक भाषण था, नौजवान आदमी के लिहाज का था। उसकी अध्यक्षता रायपुर के कमिश्नर ओक कर रहे थे। वो मुझसे खुश हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जरा मुझसे मिलने आओ मेरे बंगले। तो मैं उनसे बंगले में मिलने चला गया। उन्होंने मुझे चाय वाय पिलाई, मुझसे खूब से बात की, मेरे बारे में दरियाफ्त की कि मैं कौन हूँ, बनना क्या चाहता हूँ वगैरह। वहाँ मैंने देखा कि खाकी कपड़े पहने, जैसे पोस्टमैन पहनते हैं, खाकी कपड़े पहने हुए एक आदमी उनसे बकबक कर रहा है, पगझड़ कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, विनम्रता से कर रहा है, लेकिन कमिश्नर से सहमत नहीं हो रहा है। वो आदिवासियों के बारे में खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ी देर देखते हुए, बात करते हुए मुझसे फिर ओक साहब ने कहा, अरे सुनो, ये बस्तर के कलेक्टर बलदेव शर्मा है, ये आदिवासियों के बारे में मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, और तुम जिस, मैंने कहा था अपने भाषण में विवेकानंद आश्रम, और तुम जिस गणित से घबरा करके अंग्रेजी साहित्य में चले गए थे, उस गणित से घबराए नहीं है। इन्होंने एमएससी किया, उस बाद में पीएचडी भी किया है। ये गणित के विद्यार्थी है, इनसे अच्छी तरह पहचान करो, तुम्हारे कभी काम आएंगे। तब वो तीसरा कलेक्टर मुझे एक और मिला, वो प्रभुदेव शर्मा थे। इस तरह की किस्से हमारे चलते रहे। मैं आगे बढ़कर जब यहाँ दुर्ग में वकालत करने लगा, तब एक कलेक्टर से मेरी मुलाकात हुई। आपातकाल के आसपास वीएन कॉल की वहां नियुक्ति हुई, और वीएन कॉल के जो नियुक्ति दुर्ग जिले में हुई, उसमें का जो मेरा संबंध था वो एक अजीबोगरीब संबंध था। ऐसा किसी कलेक्टर के साथ हुआ नहीं। मैं उसको विस्तार से कहना चाहता हूं, आपकी इजाजत चाहता हूं। हम लोग एक उम्र के थे। अचानक आपातकाल लगने से मेरी 2-3 साल की वकालत की प्रैक्टिस थी, वो ठप हो गई। आपातकाल में इमरजेंसी के समय वकीलों की हालत ज़रा ठीक नहीं थी, वो ठप हो गई। तो मैं क्या करता, लेकिन चूंकि मैं पत्रकार था, वकील होने के अलावा मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का, नवभारत का और कई अखबारों का प्रतिनिधि था। सबसे ज़्यादा अखबार मेरे पास थे। उस हिसाब से प्रशासनिक लोगों से मिलना पड़ता था। मैं कलेक्टर से मिलने लगा। पहले दूसरी मुलाकात में ही कलेक्टर कॉल ने मुझे पसंद किया, मैंने भी कलेक्टर कॉल को पसंद किया, और हमें ऐसा लगा कि इस कलेक्टर से बार बार मिलने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समय भी ठीक से व्यतीत होगा। और जब मैं जाता था तो बिना पूछे मुझे कॉफ़ी पिलाना शुरू कर देते थे, और बहुत प्यार से बात करते थे। इसी दरमियान क्या हुआ कि हमारे रिश्ते में नाना लगते थे डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, जो बहुत बड़े विद्वान रामायण के रहे, हमारे मामा के ससुर थे, लेकिन हम उनको नाना कहते थे। उनके एक शिष्य थे रमा प्रसन्न नायक। रमा प्रसन्न नायक आईसीएस थे, आईएएस के पहले वाला आईसीएस थे, बाद में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने। रमा प्रसन्न नायक ने एक दिन देखा कि डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, जो उनके गुरु हैं, उनको दुर्ग जिले के और राजनांदगांव जिले के खुज्जी से विधायक चुन लिया गया कांग्रेस की टिकट पर, और वो वल्लभ भवन के गलियारे में चले जा रहे थे विधायक जी। सामने से चीफ सेक्रेटरी चले आ रहे थे, जो उनके शिष्य थे। उन्होंने पैर छुए और अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव आप तो रामायण के आदमी हैं, महाभारत में कहाँ फंस गए? वो बलदेव प्रसाद जी मिश्र मेरे नाना लगते थे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी कि प्रिय कनक, मैं मंतूराम साहू पटवारी को आपके पास भेज रहा हूँ। इसका तबादला कलेक्टर ने दुर्ग से कर दिया है। इसने मेरे चुनाव में बहुत मदद की है। तुम किसी तरह इसका तबादला रद्द करा दो। और सुना है कि तुम्हारी कलेक्टर कॉल से अच्छी पहचान है। मंतूराम पटवारी ने शायद बताया होगा। बड़ा चलता फुलता पुजारी तो पटवारी तो मुझे लगा, लेकिन फिर भी अब नाना जी का हुक्म था तो मैं कलेक्टर के पास गया। मैंने कॉल साहब से कहा कि ये एक ट्रांसफ़र आपने किया है मंतूराम पटवारी का, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन मेरे नाना जी बलदेव प्रसाद मिश्र को इसकी बड़ी मदद की है चुनाव में। वो चाहते हैं तो एक पटवारी के तबादले को रद्द करने में होता क्या है। जैसे ही कलेक्टर ने उसका मेरा नाम बताइए, मैंने कहा मंतूराम साहू, बिल्कुल नहीं करूँगा। इस आदमी का तो तबादला क्या करना है, मैं इसको जिला बदल करना चाहता हूँ। ये तो गनीमत है कि मैंने तबादला किया है। ये और शैतान आदमी है, ये बहुत लड़ाइयाँ करवाता है। मैं किसी भी हालत में इसका कोई काम कभी नहीं करूँगा। ये बिल्कुल गलत सिफारिश लेके आप आए। मेरा कॉल से ऐसा रिश्ता था कि मैं जो कुछ उनको कहता था वो मना नहीं करते थे। छोटे मोटे रोज काम कुछ न कुछ लोगों के निकलते थे, वो कर देते थे। पहली बार मुझे झटका लगा। मैंने कहा कि अब मैं नाना जी से क्या कहूँगा।
या तो ये कहूँगा कि ये काम बहुत गलत है, ये आदमी बहुत गलत है और कौल साहब ने ठीक किया, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? वो कहेंगे तो एक छोटा सा काम नहीं मेरा करा सके, और ये पटवारी बहुत काम का था, इससे मेरी बहुत मदद की है। अच्छा, उस पटवारी ने मुझे लालच भी दिया था। मैं नया नया वकील था। बोला, वकील साहब मेरा तबादला रद्द करा दो, आपके ऑफिस में इतने मुकदमे लाऊंगा कि आप खुश हो जाओगे। तो मन में लालच भी था, लेकिन जब डांट पड़ी, कलेक्टर की एक तरह से झिड़की पड़ी या मना किया, तो वह चक्कर में फंस गया। उन्हीं दिनों क्या हुआ था कि मेरे एक दोस्त हैं निर्मल सिंह बल, अब बेचारे नहीं हैं, दुर्ग रोडवेज के कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उनके खिलाफ किसी ने झूठी शिकायत की थी। तो उस समय कलेक्टर का रौब बहुत होता था आपातकाल में। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, बड़ा उस समय उसका जलवा था। तो किसी ने उनकी शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि मैं बल को बंद करूंगा। अचानक मेरे दोस्त को बंद करेंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं फिर कलेक्टर के पास गया और मैंने कॉल को समझाया कि भाई क्या है। तो कहा, अच्छा भाई तुम्हारा दोस्त है, आप तुम जानते हो सब ठीक है? हाँ। उन्होंने उसके खिलाफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में निरोधित करने का आदेश मेरे सामने फाड़ के फेंक दिया। बोले, मैं तुमको ट्रस्ट करता हूँ, छोड़ो हटाओ इसको। लेकिन मंगतूराम का जब काम नहीं किया, उस समय एडिशनल कलेक्टर जेएल बोस वहाँ कलेक्टर के साथ वो भी बैठे थे, मैं वकील था। अचानक मुझे ख्याल आया कि पटवारियों की चरित्रावली या उनका जो सर्विस का कंट्रोल होता है, वो तो एडिशनल कलेक्टर डायरेक्टली करते हैं, कलेक्टर तो शायद करते नहीं। तो मैंने जेएल बोस से कहा कि ज़रा आप मेरे साथ बाहर आइए। मैं जेएल बोस के साथ उनके कमरे में गया और मैंने कहा कि मंगतूराम पटवारी की चरित्रावली निकालिए तो देखें इसकी फाइल कैसी है। मैंने फाइल देखी। पलटते पलटते उस फाइल के शुरू के किसी पृष्ठ में मुझे एक नोट दिखाई दिया और उसके एक नीचे हस्ताक्षर दिखाई दिया। मैंने जेएल बोस को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, इस फाइल को लेकर फिर से चलिए, कलेक्टर मेरा अब काम कर देंगे। तो जेएल बोस नहीं समझे, लेकिन मेरे साथ गए। तब मैंने कॉल को कहा कि देखिए, जिस आदमी को आप ट्रांसफ़र नहीं रद्द करना चाहते हैं, उसकी चरित्रावली, उसका कैरेक्टर रोल, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, इसको पढ़ तो लीजिए। उन्होंने कहा, उसमें क्या पढ़ना है? मैं कहा, पढ़ तो लीजिए। तो एकदम शुरू का जब उन्होंने नोट पढ़ा, तो कौल साहब तो कश्मीरी थे, हैं अभी दिल्ली में हैं, और आज ही मेरी उनसे बात भी हुई है। एकदम कश्मीरी सेब की तरह बहुत खूबसूरत थे। उनका चेहरा एकदम गुलाबी हो गया, लाल हो गया, शर्म के मारे, झेप के मारे, पता नहीं क्यों कि चोरी जैसे पकड़ ली गई, और वो बहुत खुश हो गए। बोले, ये कहाँ से ले आए? तो उसमें लिखा हुआ था कि मंगतूराम पटवारी एक बहुत अच्छा अधिकारी है, ये राजस्व की वसूली बहुत करता है और इसको इंक्रीमेंट दिया जाए, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। और नीचे लिखा था वीएन कौल। तो वीएन कौल शुरू में आईएएस आए तो राजनांदगांव में एसडीओ की पोस्टिंग थी उनकी। उस समय इस पटवारी के बारे में उन्होंने लिखा, तो मेरे सामने देखा। मैं कहा, बोलिए आप क्या करना है? बोले, अब तुम्हारी बात मानने के अलावा बचा क्या है मेरे पास? उसका मैंने तबादला रद्द करा दिया। एक और दिलचस्प घटना हुई थी। दुर्ग में एक महत्वपूर्ण आदमी रहे हैं सुगन चंद सुराना। वो काफ़ी तेज तर्रार थे, बड़े व्यापारी भी थे, उनकी जगह जगह पहचान बहुत थी। वो वकीलों के बार रूम में बैठ के दिन भर ताश खेला करते थे। सब बड़े वकील उनके दोस्त थे। जाने कितने जजों से, न्यायाधीशों से उनकी पहचान थी। उनकी कहीं न कहीं आमद रफ्त किसी न किसी क्या होती रहती थी। ऐसा लगता था कि दुर्ग ज़िले का प्रशासन वो चलाते हैं। और ख़ास तौर से उनके घर के पास में अगर कोई यहाँ से नेशनल हाईवे में जाए तो पाएगा कि उनके घर के पास में जहाँ उनका घर था, उसको तोड़ के सड़क सीधी नहीं बन पाई, तिरछी हो गई। कहीं से कागजात उन्होंने निकाले, पता नहीं क्या किया। बड़ा धाकड़ किस्म के आदमी थे। उनकी कुथरेल नाम के गांव में राइस मिल थी, गणेश राइस मिल। कलेक्टर कॉल को पता लगा कि गणेश राइस मिल में घपला हो रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू था। उसके अंदर राइस मिलिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन कंट्रोल ऑर्डर भी होता था। कलेक्टर ने जाकर खुद छापा मारा, और छापा मारा कि वह बहुत घपला है। उन्होंने फौरन जब्ती की कार्रवाई शुरू की और उसको शोकाज नोटिस दिया कि क्यों तुम्हारा पूरा माल रासात कर लिया जाए और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाए। अब एक बड़ी घटना थी इस मायने में कि उससे बचना मुश्किल होता था। जमानत का भी की समस्या आ सकती थी, सजा की समस्या भी आ सकती थी, और पूरे माल को जब्त होने से आर्थिक नुकसान तो होना ही होना था। लेकिन
सुगन सुराना ने भी पापड़ बेले थे कई तरह के। उन्हीं दिनों अचानक संयोग से या दौरे के हिसाब से खाद्य मंत्री किशोरीलाल शुक्ल, जो मेरे शहर राजनांदगांव के थे और वो 4-5 विभागों के मंत्री थे, मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के मंत्रिमंडल में, वो दुर्ग सर्किट हाउस आए थे। मैं चूंकि राजनांदगांव का था, उनको चाचा जी कहता था और मैं कई अखबारों का संवाददाता था, लिहाजा मैं उनके पास बैठा रहा कि कुछ खबरें मिलेंगी। अचानक उन्होंने कलेक्टर कौल को बुलाया, ये मेरे सामने की बात है, और कौल से कहा कि ये जो सुगन चंद्र सुराना के यहाँ तुमने छापा मारा है, हमें नहीं लगता कि उसने कोई गलत काम किया होगा। हमारी जानकारी के हिसाब से छोटी मोटी चूक होगी, लेकिन कोई गलत काम किया हो इतना कि उसकी संपत्ति रात-सात कर ली जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए, ऐसा तो लगता नहीं है। तो बेहतर है कि आप इसे छोड़ दें, जाने दें, इस झंझट में ना पड़े। कौल का चेहरा तमतमा तो गया था, लेकिन शायद उसको मंत्री जी ने ठीक से नहीं देखा जो मैंने देख लिया था। उठते उठते कौल ने अपनी आंख मारी मुझे, दोस्ती वाली आंख, कि मेरे पीछे पीछे आओ। और जब वो चले गए तो पीछे पीछे मैं भी धीरे से निकला और कलेक्टर कौल के कक्ष में कलेक्ट्रेट गया। वहाँ उन्होंने उस समय की फूड ऑफिसर जगदीश परमार, जो ब्याह के बाद जगदीश जनाने हो गई थी, उनको बुलाया और कहा कि पिछली तारीख पर आदेश टाइप करना है। 2 स्टेनोग्राफर आए और पिछली तारीख पर जगदीश परमार से कहा कि पूरी रिपोर्ट इस पर बनाओ, तारीख आज की नहीं, पिछली तारीख डालो। पिछली तारीख डाली गई, टाइप हुआ। सब कुछ होने के बाद कलेक्टर कौल ने आदेश किया कि मैंने पाया, मैंने देखा, फूड ऑफिसर की ये रिपोर्ट है, फला अफसर की ये रिपोर्ट है, ऐसा है, कानून का ये प्रावधान है, और मैं इतनी संपत्ति रात-सात करता हूँ और मुकदमा चलाने की अनुमति देता हूँ। ये सब बैक डेट में किया, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिपोर्ट मंत्री जी को दे दी गई होगी कि सर, जब तक आपने हमें कुछ करने के लिए कहा तब तक तो पूरा मामला हमने निपटा दिया था, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ के तोते उड़ गए। मुझे अच्छी तरह याद है, चूंकि मेरे सामने हो रहा था, जगदीश परमार से उन्होंने कहा कि इसमें लिखो फाइल में कि इस मामले में बहुत प्रभावशाली लोग आएंगे सामने, बड़े बड़े वकील लगाए जाएंगे, लिहाजा सरकार की ओर से ऐसे किसी वकील को लगाओ जो किसी दबाव में नहीं आए। और खुद कौल ने जगदीश परमार से कहा कि लिखो, इसमें श्री कनक तिवारी को लिखा जाए, रखा जाए। और फिर कहा कि तुम लिखो फूड ऑफिसर की तरफ से कि कनक तिवारी जी की प्रैक्टिस तो बहुत कम है, बहुत जूनियर हैं, उनको कैसे रखें। और फिर तुम उसमें लिखो कि वो जूनियर ज़रूर हैं लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आते। और इस तरह उन्होंने पिछले तारीख पर बैक डेट में मेरी नियुक्ति कर दी और मुझे उस केस में सरकारी वकील बना दिया गया। मामला चला, आगे बढ़ा, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता था। मंत्री जी को जिस तरह से भी उन्होंने बता दिया। हमारे दुर्ग में राधा रमन अग्रवाल नाम के डिस्ट्रिक्ट जज थे, मैं उनकी याद करूँगा। देखने में बहुत सीधे साधे, साधारण कद काठी के, बहुत धीरे बोलते थे, कम भी बोलते थे, लेकिन उनकी न्याय बुद्धि बहुत प्रखर थी। घूस खाते नहीं थे, बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते थे और लिखने में कंजूसी नहीं करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर के 4 बड़े वकील, दुर्ग के सबसे बड़े वकील फौजदारी से नंद किशोर साहब, सबसे बड़े दीवानी वकील थे देवी प्रसाद जी अग्रवाल, राजनांदगांव के वकील थे चंद्रकांत तिवारी और रायपुर के वकील थे श्यामलाल गुप्ता। सब मेरे पिता की बड़े भाई की उम्र के लोग थे। 4 बड़े वकीलों को अपने खिलाफ जब मैंने कोर्ट में खड़े हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा मैं पत्ते की तरह, तिनके की तरह उड़ा दिया जाऊंगा, इनकी इतनी अच्छी बहस होगी। बहस हुई, मैंने भी जो समझ में आया वो जवाब मैंने भी दिया, कोशिश की, लेकिन उनका दुर्भाग्य था, मेरा सौभाग्य था। डिस्ट्रिक्ट जज राधा रमन अग्रवाल ने उनकी बात नहीं सुनी, वो फैसला सरकार के पक्ष में किया। कॉल के सिलसिले में मुझे ये याद है कि जब मैं फाइल लेकर उनके ऑफिस से जा रहा था तो जिस तरह की बेतकल्लुफ बात होती है वो महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने मुझसे वाकई कहा था, बच्चू, ये मामला तुमको मैं सौंप रहा हूँ, अगर ये मामला जीत गए तो तुमको वकील मानूंगा, और अगर तुम ये मामला हार गए तो मेरा तुम्हारा वकालत का कोई रिश्ता आगे नहीं रहेगा। मैं मामला जीत गया, मामला हाई कोर्ट में गया, मैं वहाँ भी जीत गया, लेकिन फिर बाद में कॉल से मिलना उनके तबादले के बाद हो नहीं पाया। और जब ये मामला निपट गया तो सरकारी वकील को कुछ फीस मिलने चाहिए, तो मैंने लॉ मैनुअल की, सरकार के कानून की किताब निकाली। उस तरह के मामले में जो कलेक्टर के आदेश को लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज में जाता था, उसमें बहुमुश्किल 15 रुपए की फीस मिलती थी। जब वो 15 रुपए की फीस का मैंने बिल बनाया
और बिल बनाने के बाद मैंने बाबू को दिया तो उसने मुझसे कहा इसमें दस्तखत करिए वकील साहब, क्या 15 रुपये भी लेंगे? मैं कह नहीं भाई 15 रुपये की फीस तो बोले 50 अपनी तरफ से हमको दीजिए, हम इतना लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो उस मामले में 50 रुपये फीस मुझे बाबू को देनी पड़ी, मेरा पेट छूटे किसी तरीके से। मैं पूछना चाहता हूँ आज के कलेक्टरों से, यदि कोई उनके लिए सुन रहा हो या अगर वो खुद भी कहीं सुन रहे हो, है उनमें इतनी हिम्मत एक मंत्री को किस तरह से निराश कर दे? है इतनी हिम्मत कि किसी नौजवान वकील पर भरोसा करके सरकार की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा बना के जीतने की कोशिश करें? है किसी में हिम्मत जो सबसे बड़े धनपति के राइस मिल में या किसी बिल्डिंग में या किसी कारखाने में इस तरह छापा डालने की कोशिश करें और किसी से ना डरें? अब तो हम कायर कलेक्टरों के हम्माम में नहा रहे हैं। एक एक कलेक्टर को जानता हूँ, अपवाद हैं, सबके सब नहीं, अपवाद हैं, लेकिन ऐसे कलेक्टरों की फौज उगाई है कि इस तरह के काम करना उनको होगा नहीं। मैं उससे बड़ी घटना बताता हूँ। 1974 याद करिए, 1974 में इस देश में एक घटना हुई थी। तब के बड़े समाजवादी नेता और ट्रेड यूनियन के नेता जॉर्ज फर्नांडिस रेल हड़ताल कराई थी। पहली बार भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रेल हड़ताल हुई कि रेलों के पहिए थम गए पूरे देश में। मैं कई बार देखता हूँ, अगर आप रेल के किसी पात में किसी पटरी में जाके उंगली से उसको छू रहे अपने हाथ से, ऐसा लगता है ना कि पूरे भारत को हम छू रहे हैं। रेलों के जरिए हिंदुस्तान जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं खून बहाने वाली या हड्डियां होती हैं, इस तरह रेलों का स्ट्रक्चर होता है। एक रेल की पटरी को छूने से लगता है हिंदुस्तान छू रहे हैं। उसको जॉर्ज फर्नांडिस ने बंद कर दिया, हड़ताल हो गई। उन्हीं दिनों संयोग से मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम नाम का सरकारी संगठन था, सरकारी बसों का संगठन था। मैं मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, पूरे प्रदेश का, अविभाजित मध्य प्रदेश का, उसका उपाध्यक्ष था। और दुर्ग जिले की इकाई जो है मोटर जिला कामगार संघ, उसका मैं अध्यक्ष था। हमने भी रेलवे हड़ताल के समर्थन में हड़ताल की, क्योंकि हमारी बहुत सी डिमांड थी, बहुत सी मांग थी, सरकार पूरी नहीं करती थी। बिना कारण बताए नौकरी से निकालने का भी एक आदेश था, धारा 69 कहलाता था। बहरहाल हमने भी हड़ताल की, रेल हड़ताल के साथ साथ। अब वो हड़ताल चल रही, हम लोग जो प्रदेश के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, हम घूमते थे यहाँ वहाँ बसों में बैठकर हड़ताल को मजबूत करने। अचानक एक दिन दोपहर का समय था, छुट्टी का दिन था, मुझे खबर आई कि कलेक्टर कॉल आपको अपने बंगले में बुला रहे हैं। तो मैं गया। मुझे ये भी लगा कि कहीं गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने की बात चल रही थी, हवा में तैर रही थी, अफवाहों में तो आ रही थी। मैं पत्रकार था तो कहीं सुनाई भी पड़ता था। तो मैंने अपने सेक्रेटरी और मित्र शिव कुमार पाली को साथ में लिया कि तुम चलना, अगर धोखे से कलेक्टर मुझे गिरफ्तार कर ले तो भाई सबको खबर तो दोगे, तो पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ चला गया। जैसे ही उनके बंगले में घुसे तो कलेक्टर कॉल, जो पुलिस कप्तान थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के महेश दत्त शर्मा, दुर्भाग्य से वो नहीं हैं, उनके साथ बैठे बियर पी रहे थे। मुझसे कहा कि भाई तुम तो पंडित हो, कुछ पीते वीते नहीं हो, तो चलो नींबू का पानी पी लो या कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। बैठ गए और मुस्कुराने लगे। तो पाली जी से उनने कहा कि आप क्यों आए हैं, हम आपके अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप जाइए, कोई परेशान होने की बात नहीं, हम इनसे बात करेंगे। मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि आपको गिरफ्तार करने के लिए भोपाल से दबाव है, सबसे बड़ा दबाव है, आप इशारा समझ लो। तो मैंने कहा साहब मैं क्या करूं? बोले नहीं, हमने उनसे कह दिया कि साहब हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पे दबाव बहुत है। तो फिर हमने कह दिया कि अच्छा हम कनक तिवारी को ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं, पता करते हैं वो कहाँ हैं, और हम कुछ ना कुछ करेंगे, आपकी बात को मानने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ बुलाया है और अभी 2 घंटे का समय लिया है। अब देखना समय आता होगा, फ़ोन आता होगा। मैं सच कहता हूँ, मेरे सामने फ़ोन आया, किसका फ़ोन था मैं नहीं कह पाऊँगा, भोपाल से आया। मेरे सामने कलेक्टर कॉल ने कहा नहीं सर, उनको गिरफ्तार हम नहीं कर पाएंगे, हमको दिक्कत होगी। ही इज़ एन एसेट टू एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारी सरकार चलाने में, हमारे जिले का प्रशासन चलाने में मदद करते हैं, ज़रा मुश्किल होगी, कोशिश करिए सर। उधर से बार बार जब दबाव आया, किसी ने कहा कि गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो कहा अच्छा ठीक है, पुलिस कप्तान मेरे साथ बैठे हैं महेश दत्त जी शर्मा, मैं इनको फ़ोन देता हूँ। उन्होंने एमडी शर्मा को फ़ोन दिया। शर्मा ने कहा यार तू मुझे क्यों फंसा रहा है, खुद बोलते नहीं बनता तो पुलिस के कप्तान को क्यों फंसा दिया? तो उन्होंने कहा पकड़ने काम पुलिस का है, तो तुम समझो क्या करना है।
महेश दत्त शर्मा ने फ़ोन किया, उन्होंने मना किया। बोले साहब वहाँ 50, 60, 70 बसें हैं, सरकारी बसें हैं, जनता की बसें हैं, 1 मिनट में कर्मचारी जला देंगे, हम रोक नहीं पाएंगे और फिर सब कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा। हमें बहुत दिक्कत है, हमको नहीं करना है, ऐसा लगता है, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ना करें। किसी तरह वो फ़ोन काटा। फ़ोन काटने के बाद मुझसे कहा कि आपके कारण कितनी परेशानी है आप समझते हैं, हम कैसे मना करें सरकार को और कैसे गिरफ्तार करें आपको, दोनों तरफ परेशानी है। एमडी शर्मा भी बहुत ज़बरदस्त प्रशासक थे। एमडी शर्मा ने उस वक़्त के टाउन इंस्पेक्टर, जो दुर्ग का जो मुख्य थाना है, कचहरी के पास था, एसके वर्मा नाम है, उनको बुलाया। एसके वर्मा बिलासपुर के हैं, उनको बुलाया और हम तीनों जब बैठ के मुस्कुरा के बात कर रहे थे तो सबसे धाकड़ टीआई है एसके वर्मा। अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से करते थे तो मुलजिम को बचाना मुश्किल होता था, इतना होशियार ऑफिसर था। आया, उनसे पूछा तुम कनक तिवारी को जानते हो? तो एसके वर्मा ने कहा जी सर जानता हूँ। तुमने कनक तिवारी को कई दिन से देखा है? फौरन जवाब दिया नहीं सर बिल्कुल नहीं देखा है। बोले तुम कोर्ट जाते हो? जी सर जाता हूँ। वहाँ कनक तिवारी को देखते हो? नहीं सर बिल्कुल नहीं देखता हूँ। लोगों से पूछते हो कि वो कहाँ है? हाँ साहब पूछता हूँ। तो लोग क्या बताते हैं? लोग कहते हैं साहब पता नहीं कहाँ है, हड़ताल में कहीं है, पता नहीं कहाँ है। बोले तुम बहुत होशियार ऑफिसर हो, तुमको ये अब करना है, कुछ दिनों तक के कनक तिवारी तुमको दिख जाए अगर कचहरी में तो तुम मुँह छिपा के भाग जाना, सामने मत आना, तुम्हें कुछ दिन यही करना है। फिर क्या करोगे? बोले सर डायरी में रोज़ लिखूंगा कि मैं उनको खोजने जाता हूँ, मिलते नहीं। उनको मुस्कुरा करके वहाँ से चले गए। वोरा जी का बहुत इसमें हाथ था। उस समय मोतीलाल वोरा राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष नीमच के सीताराम जाजू थे। जाजू जी बहुत ही सूखे रूखे इस तरह के नेता थे और उनमें बहुत ज़्यादा काम करने का जोश नहीं था। वोरा जी पहली बार विधायक बने, फिर उपाध्यक्ष हो गए राज्य परिवहन निगम के। उनमें बहुत जोश था, 18-18 घंटे काम करते थे। उनके पहले चुनाव में मैं अकेला सबसे ज़्यादा मैंने उनका चुनाव प्रचार किया, उनकी जीत में उनके साथ बैठ के। मैं जानता हूँ, बाकी लोग उस समय कोई नहीं था, मैं था इसलिए जानता हूँ। अभी कई लोगों के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं। अब जो लोग 18 घंटे काम करते हैं वो तो विदेश यात्रा भी करते हैं, वो तो 8 बार कपड़े भी बदल लेते हैं, वो तो चुनाव रैलियों में भाषण भी देते हैं, वो तो राम जी का मंदिर भी बनाते हैं, वो तो बहुत से काम करते हैं। तो कौन से 18 घंटे काम करते हैं? लेकिन मोतीलाल वोरा ने 18 घंटे काम किया, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन कुल मिलाकर के कलेक्टर कॉल की वजह से मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी हो या खाद्य मंत्री किशोरीलाल शुक्ला हो या मोतीलाल जी वोरा हो, इन सब ने जो कुछ चाहा था वो ठीक से हुआ नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, कि ओरिजिनल कलेक्टर कॉल का शैडो ट्रांसफर भी किया गया, लेकिन दुर्ग जिले के धाकड़ विधायकों के कारण वो किसी तरह से रुक गया और कलेक्टर कॉल दुर्ग के अंदर ही बैठे थे, रहे और वो काम करते रहे। एक अजीब तरह का वाक्य और भी है। कॉल के समय अरुण क्षेत्रपाल राजनांदगांव के कलेक्टर थे। राजनांदगांव के कलेक्टर के रूप में उनके ऊपर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना का केस दायर किया। हुआ यह था कि वीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उस समय लगा था, उसमें कानून में था किसी भी कोर्ट को इसके संबंध में कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने के लिए या उसकी वैधता को जांच करने का सुनने का हक नहीं है। लेकिन राजनांदगांव के सरकारी वकील जो भी थे उन्होंने अरुण क्षेत्रपाल को अपनी बुद्धि से सलाह दे दी, किसी भी अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं में हाईकोर्ट नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपको विद्याभूषण ठाकुर नाम के समाजवादी नेता हमारे मित्र थे राजनांदगांव के, उनको गिरफ्तार किया गया था, निरोधित किया गया था, उन्हें पेश करना था। तो अरुण क्षेत्रपाल ने चिट्ठी तो भेज दी कि साहब ऐसी ऐसी बात है, हम पेश कर देंगे, लेकिन साथ में टिप्पणी लिख दी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में मीसा में ऐसा है कि हम किसी अदालत को इस संबंध में जांच करने का हक नहीं है, और ऐसा उन्हें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार वगैरह को शायद सूचित कर दिया। इस पर हाईकोर्ट भड़क गया। हाईकोर्ट ने कहा ये क्या तमाशा है कि कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इतनी हैसियत है कि वो हाईकोर्ट को इस तरह से लिखें, और उन्होंने उनको नोटिस दिया कि तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलेगा, अवमानना का केस चलेगा। और अवमानना के केस में उन्होंने उनको जबलपुर हाईकोर्ट बुला भेजा और बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन अरुण क्षेत्रपाल की बात से हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ
और आखिर में उनको एक दिन अदालत के उठने तक की सजा भी दे दी, उन पर फाइन भी कर दिया 100 रुपये का शायद। अरुण क्षेत्रपाल को उससे निपटने में, उससे बाहर जाने में बहुत मेहनत हुई। उन्हें इंदिरा गांधी तक ने शायद इस संबंध में मदद की, तब जाके सुप्रीम कोर्ट से वो छूटे। तो इस तरह कौल की बहादुरी के कई किस्से हैं। मुझे बेहद खुशी है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके नंबर मुझे मिलते नहीं थे, तो आज 48 साल बाद मैंने उनसे बात की और उनको ये सब बातें याद दिलाई। तो वो कहने लगे, यार मुझे तो बहुत सी बातें भूलने लगी हैं, बहुत सा धूमिल सरी का हो रहा है, लेकिन तुम जितना कह रहे हो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ऐसे कलेक्टर कहाँ हैं? चरित्र था उस कलेक्टर में, जो सरकार के मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री से लेके बाकी पॉलिटिशियंस को मदद मना कर दे कि ये काम नहीं हो सकता है, मैं नियम कायदे से चलूंगा। आज पूछता हूँ आज के कलेक्टरों से जो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ जहाँ भी हैं सुन रहे हो, उनको कोई बता दे, उनकी निष्ठा संविधान के लिए है कि मुख्यमंत्री के लिए, किसी मंत्री के लिए, या किसी मंत्री के प्रतिनिधि के लिए, या किसी पार्षद के लिए? खत्म हो गया हमारा प्रशासन संविधान से दूर होके। और इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है, ये सरदार पटेल थे जो इस तरह की नौकरशाही को भारत में लाए हैं। संविधान सभा के वाद विवाद में आईसीएस की नौकरशाही के उत्तराधिकारी आईएएस और आईपीएस को लाने पर बहुत विवाद हुआ है। कई लोग नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों का भक्त थे, भारत की आज़ादी के सिपाहियों को पकड़ रहे थे, उनको हम क्यों ला रहे हैं? लेकिन सरदार पटेल ने जिद की कि एक नए देश में, नए प्रजातंत्र में, नए संवैधानिक देश में अगर इस तरह की ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही हम नहीं लाएंगे जिसका ढांचा बना हुआ है, तो देश बिगड़ जाएगा। उनकी जिद के कारण आए। मुझे शर्म आती है जब मैं किसी कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को छोड़िए, किसी मंत्री का या किसी छोटे मोटे विधायक का, छोटे मोटे विधायक से मतलब विधायक छोटा नहीं होता, छोटे मोटे फोन करने वाला विधायक का स्टेशन पर बुलाता है, लोग चले जाते हैं। मुझे उन विधायकों और मंत्रियों से भी शर्म आती है जो किसी सेक्रेटरी के कमरे में जाते हैं तो उनको सर बोलते हैं। किस तरह का प्रशासन हम चला रहे हैं? वीएन कौल थे, एमडी शर्मा थे, उसके और पहले केडी सक्सेना अद्भुत कलेक्टर थे। केडी सक्सेना, उनका एक छोटा किस्सा है। केडी सक्सेना की छोटी कदकाठी थी, 5 फुट के आसपास, 1-2 इंच ज्यादा। उनके समय केडी झा जनसंपर्क के संचालक, सहायक संचालक, 6 फुट से ऊंचे, खूब मोटे ताजे, तंदुरुस्त, बेहतर शख्सियत के। एक बार दोनों दौरे में जा रहे थे। कलेक्टर केडी सक्सेना कार जीप चला रहे थे, केडी झा साथ में बैठे थे। गांव में पहुंचे तो कलेक्टर साहब के पहले केडी झा जल्दी में उतर गए, अदब के कारण। 6-6.25 फुट का आदमी उतरा। जितने गांव वाले थे समझे कलेक्टर है ये, सारी फूल मालाएं उनके गले में डाल दी और कलेक्टर साहब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कलेक्टर केडी सक्सेना बेचारे जीप की गाड़ी को, इंजन को बंद करके चाबी निकाल के बालों को ठीक करते हुए जब तक नीचे उतरे, तब तक सारे हार, सारी फूल मालाएं केडी झा पहन चुके थे और उनका कलेक्टर जिंदाबाद का नारा हो रहा था। तो वो बाद में हंस के बताते थे। तो उन्होंने कहा कि सर, भविष्य में आप कार मत चलाया करें, जीप मत चलाया करें, ड्राइवर को रखा करें। आज मेरी जितनी बेइज्जती हो गई है उससे तो चौगुनी आपकी हो गई। आखिरी किस्सा एक बहुत छोटा सा। एक प्रशांत मेहता नाम के बहुत ही स्मार्ट कलेक्टर आए थे, देखने में भी सुंदर, बातचीत में बेहतरीन। ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव है, कहाँ कलेक्ट्री में फंस गया, गाँव में इसको जाना पड़ता है। बहुत ही अच्छे कलेक्टर थे। उनके समय में दुर्ग के नागरिकों ने होली के समय महामूर्ख सम्मेलन आयोजित किया। दुर्ग भिलाई के सारे बड़े लोग उसमें शामिल थे, मुझे भी बुलाया गया। सबने भाषण दिया, कहा ऐसा कुछ चुटकुला गढ़ो, ऐसी कोई बात कहो जो झूठी हो, सिरे से झूठी हो, उसको पुरस्कार मिलेगा, प्रथम श्रेणी प्रथम पुरस्कार मिलेगा। कई लोगों ने गप मारी, जो पुराने चुटकुले हैं ना, कि एक कमरे में 6 औरतें चुपचाप बैठी थी 2 घंटे तक, किसी ने बात नहीं की, और कई किस्से हैं इसी तरह के। मैं सब बातें नहीं बता रहा हूँ। मेरा नंबर आया, मैंने खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य कहा कि मैं राजनांदगांव का हूँ और मेरे शहर राजनांदगांव में मेरे बचपन में मेरे मोहल्ले का दादा एक गुजराती था। इतनी हंसी उड़ी कि प्रशांत मेहता के कारण उनकी तरफ मैंने उंगली दिखाई, खूब तालियां बजी और मुझको प्रथम पुरस्कार दिया गया
कि सबसे बड़ा झूठ आपने बोला है गुजराती दादा। लेकिन 2014 में क्या हुआ बताऊं आपको। ये बात तो बहुत पुरानी हुई। 2014 में जो आयोजन समिति के सदस्य थे जिन्होंने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया था, मेरे घर आए थे। बोले सर, वो जो पुरस्कार हमने आपको कई 20-25 साल पहले दिया था। मैंने कहा हाँ। बोले वापस करिए। ये 2014 है और इस 2014 में इस देश का सबसे बड़ा दादा गुजराती आ गया है। तो आपने जो झूठ बोला था वो झूठ नहीं है, वो तो भविष्यवाणी थी। वो हमारा पुरस्कार वापस करिए। मैंने पुरस्कार वापस कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन मुझे वापस करना पड़ा और वो अभी तक के दौर चल रहा है। मित्रों, ये ऐसे कुछ कलेक्टरों के छोटे छोटे किस्से हैं। और भी किस्से हैं लेकिन समय का अभाव है। सब बातें एक दिन में नहीं कह सकता, फिर कभी मौका आएगा। लेकिन वो युग चला गया, वो समय चला गया जब उनके अंदर चरित्र होता था। लगता था वो अपनी रीढ़ की हड्डी पर खड़े हैं। लगता था उनके पास कोई दिमाग है। लगता था वो उसके अंदर लोगों के लिए संवेदना है, कर्तव्य निष्ठा है, केवल घमंड नहीं है, केवल गुरूर नहीं है। जब ये जाते थे तबादले के बाद, केडी सक्सेना हो या कलेक्टर कौल हो, उनके पास लग्जूरियस आइटम नहीं होते थे। मैं तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ। काश कि आज हमारे पूरे देश को बर्बाद करने वाली नौकरशाही, जो नौकरशाही से ज़्यादा अपने आप को समझती है कि वो दरबार बुलाती है, जनता की सेवा करने के बदले लोक सेवक कहलाते हैं, वो मालिक बनने की कोशिश करते हैं, उनको देख के कोफ्त होती है। इसलिए मैं इतिहास की बातें याद कर रहा हूँ। इतिहास की आंखों से मैं आज को देख रहा हूँ। आज के लोग तो मुझे कार्टून की तरह नजर आते हैं। ये तो हीरो थे सब के सब जिनके बारे में मैंने आपसे बात